हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एक नाइट स्काई सेंचुरी बनाए जाने का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। यह भारत का पहला नाइट सेंचुरी होगा जो लद्दाख में हनले में बनाया जाएगा। शुरू करते हैं। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हनले में बनाया जाएगा। ये होता क्या है? खगोलीय अध्ययन के लिए खगोलीय अध्ययन के लिए नाइट स्काई सेंचुरी बनाया जाता है। इसमें सितारों एवं तारों या ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। अब देखें, होता क्या है कि जहाँ पे बर्फ़ होते हैं, बर्फीली एरिया जो होता है, वहाँ रात जितना घना होगा, जितनी साफ़ सुथरी रात होगी, उतना ही बेहतर तरीके से हम खगोलीय अध्ययन कर सकते हैं। इससे कई फायदे होंगे। एक तो नाइट स्काई सेंचुरी से आपको जो बिजली है या लाइट के द्वारा भी जो पर्यावरण प्रदूषित होता है, उसको नियंत्रित करने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। यानी कि जो लाइट से पर्यावरण प्रदूषित होता है, उस पर नियंत्रण किया जाएगा। और दूसरी बात कि जब नाइट स्काई सेंचुरी चालू होगा तो वहाँ पे पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। और जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहाँ पे जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको ही बढ़ावा मिलेगा। यानी कि भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी से कई फायदे होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपका प्रश्न देखा जाएगा कि कैसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे स्थापित की जा रही है। तो यह नाइट स्काई सेंचुरी हनले लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। दूसरा, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के द्वारा। किसके? विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। यह किसका हिस्सा होगा? तो लद्दाख में चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य इसका हिस्सा होगा। यानी कि जो नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है वो किस अभयारण्य का हिस्सा है? चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है वो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है खगोलीय अध्ययन करना। उसमें सितारों और ग्रहों का अध्ययन किया जाएगा। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नाइट स्काई सेंचुरी वह क्षेत्र होता है जहां रोशनी से प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। अब इसमें देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि जो लाइट से यानी कि जो रोशनी से प्रदूषण होगा उसको भी नियंत्रित किया जाएगा और साथ ही साथ तारों, ग्रहों
इनके अध्ययन में भी काफ़ी मदद मिलेगा। यानी रात जितना घना होगा, याद रहे, रात जितना घना होगा या अंधेरा जितना होगा उतना ही खगोलीय अध्ययन में मदद मिलेगा। अब यहाँ से प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे 4। एक तो हो जाएगा कहाँ पे स्थापित किया गया है, दूसरा हो जाएगा कि किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि यह किस अभ्यारण्य का हिस्सा है, चंगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है, और चौथा इसका उद्देश्य क्या है पूछा जाएगा, और पांचवा ये पूछा जाएगा कि क्या इससे प्रदूषण जो है नियंत्रित किया गया कि नहीं। कई बार लोगों को पता होता है कि बिजली से जो है, लाइट से, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, इससे भी प्रदूषण होता है, इससे भी वेव तरंगे निकलती हैं, जिसे छोटे छोटे कीट हैं, पक्षी हैं, ये सब मर जाते हैं, इसलिए इससे भी नुकसान होता है। अगला पॉइंट है महिला कर्मचारी को विशेष अवकाश। अब देखिए, केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो केंद्रीय महिला कर्मचारी हैं, केंद्रीय महिला कर्मचारी हैं, उनको 60 दिन का अतिरिक्त अवकाश मिलेगा। और यह अतिरिक्त अवकाश कब मिलेगा? प्रसव के दौरान। प्रसव के दौरान या उसके तुरंत बाद या 28 दिन के अंदर जो शिशु का जन्म होगा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो ये अतिरिक्त अवकाश होगा ये प्राप्त होगा। यानी कि जितने भी सप्ताह की छुट्टी एक प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है, उसके अलावा 60 दिन की और छुट्टी दी जाएगी यदि महिला के प्रसव के दौरान उस बच्चे का मृत्यु प्रसव के दौरान हो जाता है, या जन्म लेने के तुरंत बाद हो जाता है, या 28 दिन के अंदर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो अतिरिक्त अवकाश इसलिए दिया जाएगा कि माँ एक सदमे से बाहर निकलने में उसको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, और उस टाइम को 60 दिन के लिए दिया जाता है, उसके पश्चात उनको वापस लिया जाएगा। ये केंद्रीय महिला कर्मचारियों के लिए होगा। और इसकी जो घोषणा किया गया है ये कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के तहत किया गया है। यानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसके बारे में आदेश जारी किया है, और आदेश में यह बताया गया है कि शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद और या 28 दिन के भीतर अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो माता विशेष अवकाश की पात्र होगी। यानी कि ये जो अवकाश दिया जाएगा मृत्यु के लिए है। यानी कि अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो इस सदमे से निकलने के लिए जो समय चाहिए होगा वो 60 दिन के लिए केंद्रीय जो सर्विस करने वाली महिलाएं हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया एक अलग उनको रियायत है। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे कि हाल ही में मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर को ध्यान में रख करके माताओं को जो अवकाश दिया जाएगा वो कितने दिन का होगा। यानी मातृत्व विशेष अवकाश कितने दिन का होगा। तो ध्यान रहे, जितना चाहे वो 26 सप्ताह का हो, चाहे वो 12 सप्ताह का हो, जो भी अलग अलग
महिलाओं के लिए अवकाश दिया जा रहा है। किसके लिए? जन्म के लिए, बच्चे के, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान। इसको छोड़ करके 60 दिन का विशेष अवकाश। अगर 26 सप्ताह का एक प्रेग्नेंट औरत को, जो कर्मचारी है, उसको अगर 26 सप्ताह की छुट्टी दी जा रही है, तो उस 26 सप्ताह में ये 60 दिन नहीं जुड़ेंगे, अलग से 60 दिन की विशेष अवकाश और दिया जाएगा यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो। बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो। ये किस मंत्रालय की देन है? यह कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय की देन है। कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय। अगर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भी लिखा रहेगा तो भी मार दीजिएगा। हो सकता है विभाग के रूप में ऑप्शन में दे दे या मंत्रालय के रूप में दे दे, तो दोनों सही हो जाएगा, और दोनों एक साथ नहीं देगा। तो यहाँ पे रहे ये महिला कर्मचारियों को विशेष अवकाश की बात। अगला पॉइंट है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष की नियुक्ति अभी हुई है, चुनाव हुआ है। 34 प्रतियोगी इसमें शामिल थे, जो स्टेट और यूटी से मिला करके थे। उसमें से पश्चिम बंगाल के गोलकीपर रहे कल्याण चौबे। ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए। यानी यहाँ पे प्रश्न ये आ सकता है कि हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो कल्याण चौबे को चुना गया है। ये कहाँ के गोलकीपर थे? ये पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1937 में। 1937 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी इसका जो मुख्यालय है, वो नई दिल्ली में है। तो इसकी स्थापना कब किया गया था ये आपको जानना जरूरी है कि 1937 में, और हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। ये नहीं पूछेगा, क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है। अब जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वो यही है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो कल्याण चौबे को चुना गया है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यह मनाया गया 1 से 7 सितंबर 2022। 1 से 7 सितंबर 2022 मनाया गया। इसकी जो थीम थी, सेलिब्रेट वर्ड ऑफ प्लेयर। सेलिब्रेट वर्ड ऑफ प्लेयर, इसकी थीम है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बच्चों के स्वास्थ्य के रक्षा हेतु उचित पोषण के महत्व के विषय में जागरूकता फैलाना। यानी पोषण अभियान का उद्देश्य है पोषण युक्त भोजन के बारे में जागरूकता फैलाना, और इसी को ध्यान में रख करके मिड डे मील
आंगनवाड़ी, ये सारे जो कार्य चलाए जा रहे हैं ये पोषण युक्त भोजन के लिए ही चलाए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों में पोषण की गुणवत्ता बनी रहे, और उसके बारे में जागरूकता फैलाना इस पोषण सप्ताह का मेन थीम है। भारत में केंद्र सरकार के द्वारा 1982 में शुरू किया गया था। पहली बार कब शुरू किया गया था? 1982 में। इनका उद्देश्य यही था कि लोगों के अंदर पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना कि पोषण की कमियां बच्चों में क्या नुकसानदायक होती हैं, औरतों में क्या नुकसानदायक होता है। आज के समय में लगभग माना जाता है कि 80% महिलाएं अपने पोषण का ध्यान में नहीं रखती हैं, इसीलिए एनीमिया या अन्य ऐसी कई बीमारियों से ग्रसित होती हैं, खून की कमी हो जाती है। तो इसलिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो मनाया गया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बनती हैं। तो प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पोषण अभियान कब चलाया गया? देखिए, राष्ट्रीय पोषण अभियान ये पहली बार चलाया गया 1982 में, और 82 से ही यह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाए जाने का कार्य भी शुरू हो गया। साथ ही जब 1995 आया तब सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो मध्याह्न भोजन है वो बच्चों को दिया जाना चाहिए, यानी मिड डे मील कार्यक्रम चलाया गया। अब बच्चों को इसमें क्या दिया जाता है? पका हुआ भोजन। साथ ही साथ जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं इनके लिए, और 3 वर्ष से बड़े, तो इनके लिए आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं इनके पास में पोषण युक्त भोजन का प्रबंध किया गया है। और जो 0 से 6 माह तक के बच्चे हैं इनके लिए एक ही पोषण है, माँ का दूध। ये पिलाना ही पिलाना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो पहली बार 1982 में जो है मनाया गया। कब से कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या थी? तो सेलिब्रेट वर्ड ऑफ प्लेयर। थीम क्या थी? सेलिब्रेट वर्ड ऑफ प्लेयर जो है इस बार 2022 का राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का थीम था। और उद्देश्य और आधार आप लोग समझ ही गए हैं। 1982 में शुरू किया गया था और अभी तक कई ऐसे कार्यक्रम भारत सरकार ने दिए हैं पोषण युक्त भोजन के लिए। कई ऐसे स्कीम चलाए जा रहे हैं, जैसे जो प्रसव वाली महिलाएं हैं उनको 6,000 रुपया दिया जाता है जिससे कि उनके पोषक तत्वों में कमी ना आए। बच्चों को भोजन दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है। मतलब कि जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी सरकार बखूबी निभा रही है। तो इसमें सरकार ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और हमारा आपका भी जिम्मेदारी है कि हम इससे जागरूक हों और एक दूसरे को जागरूक करें। आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत स्वदेशी विमानपोत है, यानी कि भारत में बना हुआ पहला विमानपोत है ये। इसे कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। लिमिटेड ने बनाया है। इसमें 20,000 करोड़ का लागत लगभग आया है, यानी कि
INS विक्रांत भारत में बना हुआ शुद्ध स्वदेशी विमान पोत है। भारत का पहला ऐसा पोत है। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसे केरल में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ी है और ये अधिकतम इसका जो प्रति घंटा चाल है यह 51 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल सकती है और 13,890 किलोमीटर एक बार में यात्रा करने में यह सक्षम है। यानी कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। 20,000 करोड़ की लागत आई है। केरल में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अधिकतम रफ्तार 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। 13,800 किलोमीटर की यात्रा करने में एक बार में ये सक्षम है। अब इसमें से जो प्रश्न आएंगे तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि INS विक्रांत क्या है। तो ध्यान रहे यह विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत है। इसमें कई हेलीकॉप्टर, कई लड़ाकू विमान एक साथ उतर सकते हैं, कई सैनिक जा सकते हैं। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है ये। दूसरा, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसमें लागत कितनी आई है? वैसे लागत तो हो सकता है ना पूछे, लेकिन अगर स्टेटमेंट में दे देगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें दे देगा कि INS विक्रांत विमान वाहक पोत है जिसे कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। नंबर 2 में दे देगा इसमें लागत आया है 20,000 करोड़ का, तब आप समझ लीजिए कि वहाँ पे आ सकता है। तो 20,000 करोड़ की लागत इसमें आई है। यह स्वदेशी है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है और इसे किस तट पे शामिल किया गया है? तो केरल में शामिल किया गया है, भारतीय नौसेना में। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसकी स्पीड क्या है? तो यह 51 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार में कितनी दूरी तय करने में सक्षम है? 13,890 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है एक बार में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7-8 प्रश्न जो है बन सकते हैं। अगला पॉइंट है ई समाधान पोर्टल। ई समाधान पोर्टल ये UGC के द्वारा यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अब ये जो UGC है इसने ई समाधान पोर्टल इसलिए शुरू किया है, इस पे छात्र जो हैं, छात्रों के जितने भी समस्याएं हैं उसका निपटारा किया जा सके, निपटारा हेतु शुरू किया गया है। यानी कि यह एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा। सिंगल विंडो सिस्टम होगा। यानी कि अभी तक जितने भी प्रकार के जो है पोर्टल चल रहे हैं
उन सब को समाप्त कर दिया जाएगा और एकमात्र पोर्टल ई समाधान पोर्टल रखा जाएगा। यूजीसी के चेयरमैन कौन है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार इसके चेयरमैन हैं। यूजीसी के चेयरमैन हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। और यूजीसी के अभी तक 3 पोर्टल चल रहे हैं, जैसे ग्रीवांस पोर्टल, स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप पोर्टल, पीजी पोर्टल। अब ये तीनों नहीं रह जाएंगे। इन तीनों के जगह पे ग्रीवांस, स्कॉलरशिप और पीजी पोर्टल के स्थान पर ई समाधान पोर्टल को लाया गया है। और अब कोई भी छात्र को अलग भटकने की आवश्यकता नहीं होगा। ई समाधान पोर्टल पे एक ही जगह पे जितने भी प्रकार की कोई समस्याएं हैं वो यहाँ पे अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है और उसका समाधान किया जाएगा। प्रश्न यहाँ पे कैसे आएंगे? प्रश्न आएंगे कि हाल ही में ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया या किसके द्वारा शुरू किया गया है, या ई समाधान क्या है पूछ लेगा। तो ई समाधान एक पोर्टल है। क्या है? पोर्टल है। ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। या किसके लिए शुरू किया गया है? छात्रों के हित के लिए। यह क्या है? एक सिंगल विंडो सिस्टम है, यानी एकल खिड़की के रूप में काम करेगा। यहां पे कोई अन्य पोर्टल काम नहीं करेगा। यूजीसी के चेयरमैन कौन हैं? तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार यूजीसी के चेयरमैन हैं। अभी तक यूजीसी के कितने पोर्टल चल रहे हैं? तो 3 पोर्टल चल रहे थे। 3 में कौन कौन है? ग्रीवांस है, स्कॉलरशिप और फेलोशिप है और पीजी पोर्टल। और तीनों के स्थान पे अब एकमात्र होगा ई समाधान पोर्टल। यहाँ पे छात्र कोई भी समस्या का समाधान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको जो भी समस्या हो अपना बता सकते हैं इस पोर्टल पे और उसका निराकरण किया जाएगा। निराकरण किया जाएगा। यानी कि ई समाधान पोर्टल का कार्य स्कॉलरशिप से लेकर के और कोई भी कॉलेज से संबंधित या किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में यह कार्य करेगी और समस्या का समाधान किया जाएगा। साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।